तो कैसे हो मेरे भूतिया चिलगूजो। आई होप कि अच्छे होंगे। एंड अगर अच्छे हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में टिक टिक आट लगा दो और हाय हेलो लिख दो यार। बाकी अपना जो आज का ये किस्सा है ये काफ़ी ख़तरनाक है और डराने वाला है, क्योंकि ये है जिन्नातों को लेकर। और अगर अंधेरे में देख रहे हो रात में तो भैया हेडफोन लगा लो और देख लेना पास में कोई है तो नहीं, क्योंकि सूसू निकल जाए तो फिर मत कहना कि यार केपी निकल गई सूसू, ठीक है। और अगर दिन में देख रहे हो, जो कि हैं कुछ नल्ले बेरोजगार छपरी जिनके पास कुछ काम नहीं है और दिन में हॉरर स्टोरियां सुनते हैं, तो उनके लिए इतना ही कहना चाहूँगा, वाह टू अलग से लाइक कर बे, यल्ला कर दिया मैंने लाइक। तो आज का ये रियल इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया है पाकिस्तान के कराची के रहने वाले खुशी राम ने। और ये जो इंसिडेंट है ये हुआ था इनके खुद के नाना जी के साथ। अब देखो होता क्या है कि जब इनके नाना जी की एज यही कोई 25-26 साल के आसपास की थी, मतलब वो एक जवान लौंडे थे बिल्कुल मेरी तरह। उस टाइम पे उनके पास कोई काम धंधा तो था नहीं, तो वो एक काम किया करते थे बहुत बढ़िया वाला, चोरी करने का। है क्या बात कर रहा है, नाना जी चोर थे? अबे आगे सुन। अब होता क्या है कि इनके जो नाना जी हैं वो चोरी की तलाश में निकलते हैं शाम के टाइम। और शाम को जब वो चोरी की तलाश में कराची शहर में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि एक हलवाई होता है जो कि माल मसाला बनता है जिनकी दुकानों में, यानी कि मिठाइयाँ वगैरह। तो वो हलवाई अकेला बैठा हुआ था दुकान पे, उसके जो स्टाफ वाले थे वो कहीं पे गए हुए थे और बाकी मार्केट चल रहा था बिल्कुल जैसे चलता है। तो इनके नाना जी उसकी दुकान के अंदर जाते हैं और उससे बोलते हैं कि भाई क्या क्या रखा हुआ है दुकान में। तो वो जो हलवाई है वो बोलता है कि भाई देखो स्टाफ वाले शादी में सामान लेके पहुंच चुके हैं और अभी कुछ ज़्यादा नहीं, बस कलाकंद बचा हुआ है दुकान के अंदर। तो इनके दादाजी बोलते हैं कि यार कितना कलाकंद है? तो वो दुकानदार बोलता है 10 किलो कलाकंद है। तो इनके नाना जी बोलते हैं कि ऐसा कर 10 किलो कलाकंद तोल दे भाई। अब वो हलवाई 10 किलो कलाकंद तोल के और एक बर्तन में रख देता है। उस टाइम पे ये पन्नी वगैरह होती नहीं थी, मतलब 60 से 70 साल पुरानी कहानी है, जब भारत पाकिस्तान एक ही थे उस टाइम पे। तो होता क्या है, वो एक बर्तन के अंदर वो कलाकंद रख देता है और जब पैसे देने की बारी आती है तो इनके दादाजी वो बर्तन लेके वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, बहुत तेज़ भागते हैं, मतलब वो पकड़ में आते नहीं हैं। दुकानदार जब तक सोचता है कि उनके साथ हुआ क्या, तब तक इनके जो नाना जी थे, सॉरी दादाजी बोल दिया मैंने, इनके जो नाना जी थे वो अपने गांव की तरफ निकल चुके थे, मतलब सुनसान इलाकों में, सुनसान राहों पे, ओके। एंड मार्केट से वो भाग चुके थे बाहर। अब जिस टाइम पे नाना जी भागे थे उस टाइम पे शाम हो रही थी और जब वो अपने गांव की तरफ जा रहे थे तो रात होने वाली थी, मतलब शाम के टाइम निकले थे और जब गांव पहुंचने वाले थे तो रात हो गई थी। अब जो रास्ता उन्होंने चूज़ किया था उस दिन वो रेगुलर वाला रास्ता नहीं था, मतलब जिस रास्ते से गांव वाले जाया करते थे उनके गांव, वो वाला रास्ता उन्होंने चूज़ नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर तो चोरी का सामान था उनके पास। तो उन्होंने सोचा कि यार जंगल वाले रास्ते से जाते हैं, मतलब जो खेतों वाला रास्ता होता है जिधर खेती बाड़ी की जाती है, जो रेगुलर रास्ता नहीं होता है, उधर से वो जा रहे थे अपने गांव की तरफ। अब वो बढ़ते हैं अपने गांव की तरफ, तो गांव 5 से 6 किलोमीटर दूर था वहाँ से। तो जब गांव जा रहे थे तो उनको दिखाई देते हैं कि रास्ते में उनके सामने 4 आदमी खड़े हुए हैं जिन्होंने सफ़ेद कुर्ते और पाजामे पहने हुए थे और दिखने में वो हट्टे कट्टे एक पहलवान टाइप के दिखाई दे रहे थे। तो इनके जो नाना जी हैं वो सोचते हैं कि यार हो सकता है कि वो जो दुकानदार है जहाँ से मैं चोरी करके लेके आया हूँ उसके स्टाफ वाले हों, या फिर उसने किसी को भेज दिया हो मुझे पकड़ने के लिए। और वो लोग सामने ही खड़े हुए थे और नाना जी की तरफ ही देख रहे थे। अब नाना जी के दिमाग में आया कि यार एक बार पीछे मुड़ के भाग जाता हूँ, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि उसके आदमी ना हो, इनको पता ना हो कि मैं चोरी करके आ रहा हूँ और वैसे ही खड़े हों, कोई खेती बाड़ी का काम हो। तो नाना जी ने क्या किया कि नाना जी चलते रहे और जब नाना जी उन चारों के पास पहुंचते हैं तो वो चारों नाना जी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और नाना जी से पूछते हैं कि ये सर पे क्या रखा हुआ है। तो नाना जी बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं। तो उनमें से एक बोलता है कलाकंद है ना, कलाकंद है ना? तो नाना जी बोलते हैं हाँ भाई कलाकंद ही है। तो नाना जी को शक होता है कि हो सकता है कि यार मुझे पकड़ने वाले ही हों, लेकिन नाना जी सोचते हैं कि यार हो सकता है इनको सुगंध आ गई हो कलाकंद की, क्योंकि जो कलाकंद की खुशबू होती है वो ऐसी होती है जो कि मतलब आसपास के लोग सूंघ सकते हैं कि हाँ कलाकंद रखा हुआ है इस चीज़ के अंदर। और वो तो कलाकंद भी ज़्यादा क्वांटिटी में था, 10 किलो था। तो नाना जी ने सोचा कि हाँ कलाकंद है, कहा उनसे। तो उन्होंने कहा कि खिलाएगा, कलाकंद खिलाएगा? तो नाना जी ने कहा कि यार हाँ खा लो। तो नाना जी ने वो जो टोकरी थी, जो बर्तन था, उसे नीचे उतारा अपने सर से और उसके बाद नीचे ज़मीन पे रख दिया।
जमीन पर रखने के बाद उन चारों ने वो जो टोकरी के ऊपर जो कपड़ा था उसे खोला और कलाकंद खाने लग गए। जब वो चारों कलाकंद खा रहे थे तो नाना जी उनकी तरफ देखकर बस यही सोच रहे थे कि यार कहीं ऐसा ना हो कि उस दुकानदार के ही आदमी हो, या फिर हो सकता है कि मेरी तरह कोई चोर लुटेरे ही हो जो कि कलाकंद खाने के बाद मुझे भी मार दें। तो नाना जी ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उनमें से एक बोलता है, "हाँ, तू भी खाएगा? आजा तू भी खा ले।" अब नाना जी ने कलाकंद खाया तो था नहीं, मतलब बस लेके ही आ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि यार खाने को बोल रहा है तो मैं भी खा लेता हूँ। तो नाना जी भी उनके साथ बैठ जाते हैं और फिर खाने लग जाते हैं वो कलाकंद। तो ये जो पांचों लोग थे यानी कि चार वो लोग और एक नाना जी, ये जब कलाकंद खा लेते हैं तो जो बर्तन था उसके अंदर कुछ भी बचता नहीं है, मतलब पूरा कलाकंद वो सपाचट कर जाते हैं। अब नाना जी से बोलते हैं कि भाई जाओ, अब जहाँ जाना था वहाँ पे निकल जाओ। तो नाना जी सोचते हैं कि साले ये तो चोर भी नहीं है और उस दुकानदार के आदमी भी नहीं है, ये तो कोई ऐसे ही है बीच में मिल गए और सालों ने कलाकंद भी खा लिया। लेकिन नाना जी बोलते हैं कि सोचते हैं मन में कि यार अगर इन पे गुस्सा दिखाया है, कुछ कहा इनसे तो कूटेंगे वो अलग, और कलाकंद तो इन्होंने खा ही लिया। तो नाना जी क्या करते हैं, वो बर्तन लेते हैं और चलने लग जाते हैं वहाँ से। अब जब नाना जी चल रहे थे वहाँ से तो सोचते हैं मन मन में यार ये बर्तन ले जाके भी क्या करूँगा, अगर कलाकंद तो है नहीं इसके अंदर। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, बर्तन तो आया कम से कम उस दुकानदार की दुकान से, बर्तन ही ले चलते हैं घर। तो नाना जी वो बर्तन लेकर जब अपने घर पहुंचते हैं रात के समय में, और जब वो बर्तन वो सर से उतार के देखते हैं तो उनको पता चलता है कि उसके अंदर कुछ रखा हुआ है। अब जब कुछ रखा हुआ देखते हैं वो तो सोचते हैं कि यार कलाकंद तो उन्होंने खा लिया था, तो इसके अंदर है क्या। इसके बाद जो नाना जी हैं वो दिया जलाते हैं, और दिया जलाने के बाद जब वो बर्तन के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर है क्या, तो उनको दिखाई देता है कि उसमें कुछ भी नहीं था, बस मिट्टी भरी हुई थी। और ये देखकर दादाजी जो थे वो और भी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। उनको लगता है कि उन हरामियों ने कलाकंद तो खाया ही, उसके बाद जब मैं चल रहा था तो पीछे से आकर के इसमें मिट्टी भर दी है। अब इस बात से गुस्सा तो थे ही, तो उन्होंने क्या किया, मिट्टी को साइड में पटक दिया घर के कोने में, और फिर वो सोने के लिए चले गए। जब वो सुबह जागते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो पत्नी थी, उनके जो बच्चे थे, वो उस कोने की तरफ देख रहे हैं जहाँ पे उन्होंने रात में वो मिट्टी रखी हुई थी, मतलब मिट्टी पटकी थी। तो जब वो पास आके देखते हैं तो दिखाई देता है कि वहाँ पे चांदी के जो सिक्के हैं, वो जो मिट्टी थी वो चांदी के सिक्कों में कन्वर्ट हो चुकी थी, और बहुत सारे चांदी के सिक्के पड़े हुए थे उस जगह पे जहाँ पे उन्होंने मिट्टी पटकी थी रात को। तो नाना जी ये देखकर शौक हो जाते हैं कि यार मैंने तो मिट्टी पटकी थी और ये चांदी के सिक्के कैसे हो गए। फिर उनकी समझ में आता है कि हो ना हो वो जो लोग मिले थे मुझे रास्ते में जिन्होंने वो कलाकंद खाया था, हो सकता है कि वो जिन्नात हों। उनको ऐसा लगा कि हो सकता है जिन्नात हों। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक सिक्का लिया और उसे ले जाके अपने गांव का जो ओझा तांत्रिक था, मतलब जिसको मौलवी बोलते हैं, उस टाइम पे मुसलमान आबादी ज़्यादा थी, आज भी ज़्यादा है उधर, तो उसके पास लेके जाते हैं। एंड जब उसको दिखाते हैं तो वो जो क्या बोलते हैं, मौलवी, वो मौलवी बताता है नाना जी को कि ये जो सिक्के हैं ये चांदी के सिक्के हैं और किसी जिन्नात ने इनको मतलब बनाया है, मतलब ये नॉर्मल कारीगरी वाले सिक्के नहीं हैं, जिन्नातों ने बनाया है इस सिक्कों को, और ये चांदी के सिक्के हैं, प्योर चांदी के। तो नाना जी जब ये सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो यार कलाकंद खाया, सिक्के तो दे दिए कम से कम। अब मौलवी जी को, मतलब जो मौलवी जो थे, उनको नाना जी ये नहीं बताते हैं कि उनको ही ये सिक्के दिए हैं और ऐसे ऐसे उनके साथ हुआ था। नाना जी सोचते हैं कि चलो यार सिक्के मिले। इसके बाद वो क्या करते हैं, एक दूसरी दुकान पे जाते हैं अगले दिन कराची में ही, एंड वहाँ से फिर से कलाकंद तुलवाते हैं और एक बर्तन के अंदर लेके उसी टाइम पे, जिस टाइम पे वो पिछले दिन आए थे, मतलब रात के टाइम पे ही, वो अपने घर आते हैं वापस उधर से, उसी रास्ते से। जब वो रास्ते से अपने घर की तरफ आ रहे थे तो वो देखते हैं कि 4 हट्टे कट्टे नौजवान वहीं पे खड़े हुए हैं, और ये वही हैं जिनको कल नाना जी ने कलाकंद खिलाया था। अब जब नाना जी उनको देखते हैं तो कपकपाने लग जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि ये इंसान तो नहीं है, ये जिन्नात हैं। और जब उनके पास नाना जी पहुंचते हैं तो वो मांगते हैं कि भाई कलाकंद खिलाएगा, कलाकंद खिलाएगा। तो नाना जी बोलते हैं हाँ तुम्हारे लिए ही लेके आया हूँ, खा लो। अब जब कलाकंद उनको खिलाते हैं नाना जी तो वो बोलते हैं जिन्नात कि भाई वो कल चांदी के सिक्के दिए थे, कैसे लगे। तो नाना जी बोलते हैं कि अच्छे थे यार, मतलब मुझे पता नहीं था कि तुम लोग जिन्नात हो। तो वो जिन्नात बोलते हैं कि हमारे लिए तो ऐसे ही कलाकंद लेके आता रहे और हम तेरे को चांदी के सिक्के देते रहेंगे। तो नाना जी बोलते हैं कि यार बढ़िया डील है ये तो, मतलब कलाकंद के बदले में चांदी के सिक्के मिल रहे हैं। और वो जो कलाकंद का प्राइस था वो लगभग 1 या 2 सिक्के में आ जाता था वो कलाकंद 10 किलो।
तो नाना जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपके लिए रोज़ाना लेके आता रहूँगा। तो वो जिन्नात बोलते हैं नाना जी से कि देख, अब तुझे लालच आ चुका है और ऐसी बात है कि या तो तू कल लेके मत आना, और अगर कल लेके आएगा तो अगले 1 साल तक हमें डेली कलाकंद आना चाहिए। अगर नहीं आया किसी भी दिन तो भाई तेरे पूरे परिवार को और तुझे ख़त्म कर देंगे। अगर तुझे टाइम ना हो तो तू किसी ऐसे आदमी को भेजना जो कि हमारे पास कलाकंद ले आए इसी जगह पे, और हमसे डरे बिल्कुल भी नहीं, और हमसे ज़्यादा बातें ना करे फालतू की, कलाकंद हमारे पास रखे, अपना बर्तन ले और चला जाए। तो नाना जी की जो बात है वो समझ में आ जाती है। नाना जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं ही लेके आता रहूँगा 1 साल तक, तुम टेंशन मत करो। मतलब जो नाना जी थे उनको लालच आ चुका था, भैया पैसे का लालच ऐसा ही होता है। अब जब कलाकंद के बदले में मिल रहे हैं इतने सारे सिक्के तो भैया मैं भी चला जाऊं, क्यों मैं भूतों की कहानियाँ सुनाऊंगा। तो नाना जी ऐसा करते हैं और वहाँ से आ जाते हैं घर। जब वो घर आते हैं तो देखते हैं कि आज फिर से मिट्टी नहीं है बल्कि चांदी के सिक्के थे। तो नाना जी इकट्ठा करते चलते हैं चांदी के सिक्कों को। 1 से 2 महीने तक ऐसा ही चलता रहता है और नाना जी 1 से 2 महीनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले बन जाते हैं। पूरे शहर के अंदर उनका नाम हो जाता है कि भाई ये जो बंदा है बहुत पैसे वाला हो गया है। आसपास के लोग भी पूछने लगे थे कि भाई पैसा आ कहाँ से रहा है तेरे पास। तो नाना जी बोलते थे बिजनेस चल लिया, मोटा भाई के पास जा रही हूँ रोज़। तो लोग सोचते थे कि यार कुछ कर रहा होगा। और इसी के साथ जो नाना जी थे उन्होंने बिजनेस भी खोल लिए थे काफ़ी सारे, क्योंकि जब इंसान के पास पैसा आ जाता है तो इंसान भले ही चोर क्यों ना हो, वो कुछ ऐसे काम करने लग जाता है जो कि उसको और भी ज़्यादा पैसे ला के दें। तो उन जिन्नातों के सिक्कों के साथ साथ नाना जी ने काफ़ी सारे और भी व्यापार खोल लिए थे, क्योंकि उनको अच्छे से पता था कि बस वो जिन्नात जो हैं 1 साल तक ही उनको सिक्के देने वाले हैं। अब होता क्या है, एक दिन की बात है, नाना जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इतनी ख़राब कि नाना जी से चला तक नहीं जाए। अब नाना जी सोचें यार कि उन जिन्नातों के पास कलाकंद लेके जाना है, अगर नहीं लेके गया तो पैसे तो मिलेंगे नहीं और परिवार को भी ख़त्म कर देंगे वो, और अगर लेके गया तो कौन लेके जाए। तो वो अपने भाई को बुलाते हैं जो कि उनसे छोटा था, और उसकी एज उस टाइम पे कोई 20-22 साल के आसपास की थी। तो उसको बुला के सारी बातें उसको बताते हैं और उससे कहते हैं कि देख, अपने पास जितना भी पैसा है वो सब मैंने मेहनत से नहीं कमाया है बल्कि कलाकंद बेच बेच के कमाया है, और कलाकंद भी चोरी वाला। तो उनके जो भाई पूछते हैं कि भाई बात तो बता कि क्या चीज़ है। तो नाना जी बताते हैं कि देख, ऐसा ऐसा है कि मैं जिन्नातों के पास कलाकंद लेके जाता हूँ और उनसे मैंने एक डील की हुई है कि 1 साल तक मुझे कलाकंद तुम्हारे पास लेके ही आना है, चाहे कोई भी हालत में लेके आऊँ, और अगर नहीं लेके आया तो मेरे परिवार का कोई आपके पास लेकर आएगा। लेकिन अगर नहीं लेके गया कोई तो वो हमारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे और अपने पास जितना भी पैसा है वो पैसा भी चला जाएगा, अपन भी चले जाएंगे। जब ये बात नाना जी के भाई सुनते हैं तो वो नाना जी से बोलते हैं कि यार क्या मुसीबत पाल रखी है तुमने। और जो उनके नाना जी के जो भाई थे वो काफ़ी डरपोक थे और जिन्नातों का नाम सुनते ही काफ़ी ज़्यादा डरने लग गए, उनके हाथ पैर कांपने लग गए। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि चल भाई कह रहा है, वैसे वो नुकसान पहुंचाएंगे नहीं, तो मैं कलाकंद लेके चला जाता हूं उनके पास। तो जैसा नाना जी ने बताया था उनके छोटे भाई वैसा ही करते हैं और वो उस जंगल में चले जाते हैं कलाकंद लेके जहाँ पे उनको भेजा गया था। अब जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि 4 मुस्टंडे खड़े हुए हैं, हट्टे कट्टे लोग, जो कि इंतजार कर रहे हैं कलाकंद का, और वो देखे जा रहे थे नाना जी के भाई की तरफ। अब जब नाना जी के भाई उनको देखते हैं तो वो कुछ भी बोलते नहीं हैं और उन जिन्नातों के पास ले जा करके वो कलाकंद रख देते हैं। अब वो जिन्नात उस बर्तन के अंदर से वो कलाकंद खाती हैं। इसके बाद इनका जो भाई है छोटा, वो टोकरी उठाता है, अपनी कलाकंद की टोकरी को अपने सर पे रखता है और इसके बाद अपने घर आ जाता है। और जब वो घर पे आता है तो देखता है कि यार वाकई में टोकरी के अंदर चांदी के सिक्के थे, जबकि उन लोगों ने वो कलाकंद खाया हुआ था, और जब वो चला था तो बर्तन के अंदर कुछ भी नहीं था। जब वो देखता है कि यार चांदी के सिक्के हैं तो वो अपने भाई के पास पहुंचता है और उनको बताता है, यानी कि नाना जी को बताता है कि मैं अपना काम करके आ चुका हूं। इसके बाद नाना जी की जो तबीयत थी वो लगभग 10 से 12 दिन तक ख़राब रही थी और ये काम जो है छोटे भाई ने ही किया था। लेकिन होता क्या है कि टाइम के साथ साथ उस छोटे भाई को डर कम हो गया लगना उन जिन्नातों से। तो छोटे भाई ने सोचा कि यार चांदी के सिक्के बड़े भाई को ही देता हूँ मैं, तो मेरे पास भी तो कुछ होना चाहिए। नहीं मतलब ऐसे भाई के टुकड़ों पे पलना अच्छा नहीं लगता यार, कुछ ना कुछ तो अपने पास भी होना चाहिए ना। तो छोटे भाई जो थे उनके मन में आ जाता है लालच। वो क्या करता है कि अगले दिन जब उन जिन्नातों के पास जाता है तो 2 बर्तन लेके जाता है और उन दोनों बर्तनों के अंदर 10-10 किलो कलाकंद था।
अब जब वो उनके पास पहुंचता है उन जिन्नातों के, तो वो जिन्नात जब देखते हैं कि आज 2 बर्तनों में लेके आया है ये कलाकंद, तो वो जिन्नात कुछ बोलते नहीं हैं, एक बर्तन का कलाकंद खाते हैं। और उसके बाद जो नाना जी का भाई था वो वहीं पे खड़ा हुआ था, वो बोलता है कि यार ये दूसरे वाले में से भी खाओ जो कि मेरा है। तो वो जिन्नात क्या बोलते हैं, जा अपने भाई को बुला कर ला, वही खिलाएगा हमें कलाकंद। तेरे हिस्से का खा लिया, उसके हिस्से का बचा है ये, ला उसको बुलाकर। और जब वो जिन्नात नाना जी के भाई से ये सब कुछ बोलते हैं तो उसको समझ में आ जाता है कि ये जो जिन्नात हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। वो भाग के जाता है, अपने भाई के पास पहुंचता है और अपने भाई को पूरी बातें बताता है, यानी कि नाना जी को। अब जब नाना जी ये बातें सुनते हैं तो वो काफ़ी गुस्सा होते हैं अपने छोटे भाई पर और उसको बोलते हैं कि बेवकूफ़, तूने बहुत बड़ी गलती की है और अब पता नहीं कि इस गलती का खामियाजा हमें कैसे कैसे भुगतना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या क्या चुकाना पड़ेगा। इसके बाद जो नाना जी हैं वो अपने भाई के साथ दोबारा उसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे वो जिन्नात मौजूद थे। लेकिन आज जब वो वहाँ पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे 4 जिन्नात नहीं है, वहाँ पे आज जिन्नातों का पूरा कबीला है, जिसके अंदर कम से कम 15 से 16 जिन्नात थे। बच्चे भी थे, औरतें भी थीं और हट्टे कट्टे इंसान भी थे जो कि ओबियसली जिन्नात ही थे। तो नाना जी ये सब कुछ देखकर समझ जाते हैं कि आज उनके साथ कुछ मतलब खतरनाक वाला होने वाला है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने बस उन 4 जिन्नातों को ही देखा था, उनकी पूरी फैमिली को, उनके कबीले को नहीं देखा था। और जब नाना जी उनके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो पूरे जिन्नात जो कबीला था उनका, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और वो नाना जी और उनके भाई की तरफ ही देख रहा है। जब नाना जी वहाँ पे जाते हैं तो उनसे हाथ जोड़कर बोलने लगते हैं कि देखो छोटा भाई है, इससे गलती हो गई और जो मैंने आपसे डील की थी, मतलब जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जो मैंने आपसे डील की थी 1 साल की, वो अपनी जो डील है वो टूट चुकी है। तो वो जिन्नात बोलते हैं, तुम्हारा जो ये छोटा भाई है इसने बहुत बड़ी गलती की है, हमारा करार तोड़ दिया इसने और इस वजह से हमारे कबीले के एक बच्चे की जान जा चुकी है। दरअसल वो जिन्नात नाना जी को बताते हैं कि जब भी उनका करार टूट जाता है, यानी कि जो वो वादा किसी से करते हैं और वो वादा पूरा नहीं होता है, तो इसका इनको खामियाजा उठाना पड़ता है और अल्लाह की तरफ से इनके ऊपर कहर बरपता है, जिसकी वजह से इनके कबीले के एक जो बच्चा है उस बच्चे की मौत हो चुकी है। और इसकी वजह से जो पूरा कबीला है वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और इसका हमें कुछ बदला लेना है तुमसे। और बदला हम ये लेंगे कि तुम्हारा जो ये छोटा भाई है, या तो हमें इसकी बलि दो या फिर तुम्हारी बलि दो। जब जिन्नातों के मुंह से नाना जी ये सब बातें सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और डर के मारे वो जिन्नातों के सामने अपने छोटे भाई को खड़ा कर देते हैं और उन जिन्नातों को बोलते हैं कि गलती इसने की है और सज़ा भी इसी को मिलनी चाहिए। आप ऐसा कीजिए, इसके साथ जो करना है कीजिए और मुझे जाने दीजिए। इसके बाद नाना जी अपने छोटे भाई को वहाँ पे छोड़ के वहाँ से सीधा अपने घर की तरफ भाग आते हैं और फिर घर आने के बाद ये बात वो अपने घर वालों को बताते हैं। जब घर वालों को पता चलता है कि नाना जी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है तो घर वाले उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे नाना जी अभी अभी अपने भाई को छोड़ के आए थे। जब घर वाले उस जगह पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे दिखाई देता है कि उनके जो छोटे भाई हैं वो वहाँ पे पड़े हुए हैं और उनकी जान इस टाइम तक जा चुकी थी। इसके बाद जो घर वाले हैं वो छोटे भाई की लाश को उठा के वहाँ से लाते हैं, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और इसके बाद शुरू होता है मौत का तांडव। दरअसल जहाँ पे नाना जी ने समझा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वहाँ पे सब कुछ ठीक होने की बजाय जो माहौल था वो और भी ज़्यादा बिगड़ चुका था, क्योंकि एक तरफ वो जिन्न भी नाराज़ थे और दूसरी तरफ जो नाराज़ हुआ था वो था नाना जी का भाई। दरअसल हुआ ये कि जो छोटा भाई था वो इस बात से नाराज़ था कि उनका बड़ा भाई उसे मरने के लिए छोड़ गया और उसने उसको बचाने की एक बार भी कोशिश नहीं की। इसके बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी जो आत्मा थी वो काफ़ी ज़्यादा भटकने लगी इस चीज़ के इंतज़ार में कि कैसे भी करके उसको नाना जी की जो फैमिली है उससे और नाना जी से बदला लेना है, उसे बदला लेना है अपनी मौत का। अब वो मरा भी था जिन्नों के हाथों, तो उसकी जो आत्मा थी उसको तो शांति मिलने वाली थी नहीं, ऊपर से वो नाना जी के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि उसे नाना जी को अब ख़त्म करना था। इसके बाद होता क्या है कि जो छोटा भाई था वो छोटा भाई अब नाना जी को दिखाई देने लग गया और जब वो नाना जी को दिखता तो वो बार बार नाना जी से बस यही सवाल करता कि तुमने मुझे मरने के लिए क्यों छोड़ा, मेरी आखिर क्या गलती थी। अब नाना जी जब अपने भाई को बार बार देखते तो वो डरा भी करते थे और उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी अफसोस होता था कि उनकी गलती की वजह से उनका छोटा भाई मारा गया।
इसके बाद होता क्या है कि जो नाना जी हैं वो आसपास के मौलवियों के पास, आसपास के पंडितों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या है। तब वो मौलवी और जो पंडित थे वो बताया करते थे कि जो जिन्नात हैं वो भी तुम्हारे भाई का साथ दे रहे हैं तुम्हें ख़त्म करने में और तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म करने में। और इसके साथ साथ जो तुम्हारा छोटा भाई है वो तुम्हारे ऊपर बहुत बुरी तरह से भड़का हुआ है और वो कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि इस टाइम पर वो एक खूंखार प्रेत बन चुका है जिसका बस एक ही मकसद है तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देना। जब नाना जी उन पंडितों से ये बात सुनते तो उन्होंने ये फैसला किया कि कैसे भी कैसे करके उसका कोई उपाय किया जाए ताकि उनका जो छोटा भाई है उसे मुक्ति मिल जाए और वो जो जिन्नात हैं वो भी उनकी ज़िंदगी से बिल्कुल दूर हो जाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नाना जी काफ़ी कोशिशें करती हैं उन जिन्नों से और अपने छोटे भाई से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। दरअसल एक रोज़ जब नाना जी अपने कमरे के अंदर सोए हुए थे उसी टाइम पर अचानक से उनकी मौत हो जाती है। अब मौत का जो कारण था उसके बारे में किसी को आज तक कुछ भी पता नहीं कि उनकी मौत कैसे हुई थी, लेकिन यहाँ तक का जो ये किस्सा था वो नाना जी ने अपनी मौत से पहले नानी जी के साथ शेयर किया था और नानी जी ने ये किस्सा खुशीराम को शेयर किया, खुशीराम ने मुझे शेयर किया और मैंने आपको शेयर कर दिया। तो चलिए इसी बात पे एक लाइक तो बनता है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कहानी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी पढ़ने में भी टाइम लगता है और फिर इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो फिर अपनी मेहनत बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ओके तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बैक हॉरर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बैक हॉरर पे बार बार आते रहिए। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। कमेंट जरूर करना एक बार कि आप लोग कैसे हो, कहानी कैसी लगी, नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे चाहिए आप बता देना, बस उसी टॉपिक पे ले आऊँगा। वाह क्या पे कहानी खत्म हो गई क्या? नाना जी मर गए? नहीं